वेलकम फ्रेंड्स। आज मेंस डे का 20th लेक्चर है। जिस दिन से नोटिफिकेशन आई है उसके नेक्स्ट डे से लेकर आज तक हम हर रोज़ जो है आपको मेंस डे का लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम यही चाहते हैं कि आप सीखें। क्या सीखें? आंसर राइटिंग। आपने क्या करना है, जो भी हम क्वेश्चन देते हैं वो आपने लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। सिंपल एज दैट। हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, उसका बेनिफिट तभी आपको होगा जब आप पेन चलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने खुद लिखना है। आज हम लेके जाएंगे जनरल साइंस का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले एक आपको मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा चाइनीज बैम्बू ट्री की। तो आपने इस बारे में सुना है कभी, चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में? ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ कि जो चाइनीज बैम्बू ट्री है ये 5 साल तक जो है कोई ग्रोथ नहीं करता। आपको पानी देना पड़ता है, दिन रात पानी देना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है पौधे का। 5 साल तक ज़मीन में से जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकलता और उसके अगले कुछ हफ्तों में जो है 80 सेंटीमीटर 80 फीट जो है इसकी हाइट अटेन हो जाती है। तो आप सोच रहे हो कि क्या मतलब 5 साल में इसने कुछ नहीं करा पेड़ ने? क्या ये होता है? नहीं, वो लगातार हम उसको नरिशमेंट दे रहे थे, उसके ग्रोथ का कारण बन रहे थे, तभी वो 5 साल बाद एकदम से ग्रो कर गया। ऐसा ही ये लेसन, ये आपको एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, ऐसा ही हमारी तैयारी में है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं एफर्ट, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धीरे धीरे लगे रहते, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको रिजल्ट एफर्ट का मिलता है। और कई बार जैसे आपको मैं बैम्बू ट्री की बात बताई, वैसे ही जो आप देख सकते हैं कि कैरी में भी ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपको सारा रिजल्ट आपको एकदम से मिल जाए और ऐसे एग्जाम में मिल जाए जो आपने सोचा भी ना हो। ठीक है, इस कारण से आप एफर्ट में डटे रहें। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, आपने बस एफर्ट करना है। हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं। भगवत गीता में भी ये लिखा है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। आप सिर्फ एफर्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आप एफर्ट को एंजॉय करेंगे, देखना आपको रिजल्ट से भी ज़्यादा मज़ा आपको एफर्ट में आएगा। आपको मेहनत करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए आप एफर्ट करते रहें, ये मत सोचें कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे नोन में है, वो जो स्टूडेंट थे उनका 6 बार प्रीलिम्स नहीं, 5 बार उनका प्रीलिम्स नहीं किया हुआ 32 की एज में। 6th अटैम्प्ट जो है आप देख सकते हैं, 6th अटैम्प्ट में उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और आईपीएस बने वो। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा होता है। कई बार हमें नहीं पता लगता कि हमारा एफर्ट का क्या बनना है और वो 5th अटैम्प्ट में तैयारी छोड़ देते, तो उनको लगता कि हमने मतलब मेरे को कुछ नहीं मिला। बट उन्होंने एफर्ट करते रहे और 6th में पहली बार उन्हें मेंस किया और वो आईपीएस लग गए। ठीक है, और उनको अपनी होम स्टेट मिल गई। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो आपने डटे रहना है एफर्ट में। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे, इस बार हमने क्वेश्चन लिया 2011 में पेपर हुआ था HPSC TO का, उसका क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन बेसिकली 2 into 5 मार्क्स का आया था और इसमें कुछ पार्ट्स, सब पार्ट्स थे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉज ऑफ मोशन, मिल्की वे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें से आज हम जो है ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक वो लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग आज से 10 साल 11 साल पहले भी इंपॉर्टेंट था जब ये पेपर हुआ, आज से 10 साल बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम डेफिनेशन समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग की क्या थी। उससे पहले एक सवाल है आपके लिए। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि डायनासोर, एक टाइम था जब डायनासोर थे पूरी अर्थ में। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि ऊपर से मीटरॉइड गिरे होंगे, उसके कारण जो है अर्थ का जो है चेंज हुआ क्लाइमेट। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्या ये क्लाइमेट चेंज है? सवाल ये है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में, हमें वही समझना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तीनों चीज़ें आपको कंसेप्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्लियर हो जाएंगे। फिर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आ गया है, अब आपको क्वेश्चन जो है ग्रीन हाउस पे आ सकता है, आपको जो क्वेश्चन है हमारा क्लाइमेट चेंज पे आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आप क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, कंक्लूजन में आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। जो इसमें पॉइंट्स हैं, इतने जेनरिक पॉइंट्स हैं, जो आपके आंसर में आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं ज्योग्राफी के आंसर्स में। तो बहुत बेनिफिट है इस टॉपिक को पढ़ने का, तभी हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। तो अब क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में क्या फ़र्क है, तो वही अभी हमने देखना है। देखो, अगर तो टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। किसके कारण इंक्रीज हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको भी हम समझेंगे। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कंसेप्ट है। क्लाइमेट चेंज के अंदर हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो रहा हो क्लाइमेट चेंज, क्या पता कहीं वोल्केनो इरप्ट हो गया, क्या पता मीटेओर स्ट्राइक कर गया, जो अभी फोटो आपको दिखाई दी डायनासोर वाली कि मीटेओर आ गया। अनप्रेडिक्टेबल जो है वो कुछ चीज़ें हो सकती है उसके कारण, जैसे अभी देखो वोल्केनो आ गया, कहीं साइक्लोन आ गया, कोई सुनामी आ गई, उसके कारण भी जो है क्लाइमेट में चेंज आ सकता है। तो आपने ऐसे समझना है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये बड़ा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर जो एक छोटा सब पार्ट उसका है ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि क्या ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये क्लाइमेट चेंज होता है? तो सवाल है हाँ, ह्यूमन जो है हम एक्टिविटीज करेंगे। हम क्या करते हैं? हम मान लो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से धुआं निकलता है, हम कोयला को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है क्या होगा, हमारा ह्यूमन एक्टिविटी से गैसेज रिलीज होंगी, गैसेज रिलीज होंगी, गैसेज रिलीज होने के बाद क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। तो आप देख रहे हैं हर एक चीज़ जो है इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आपको ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन एक लाइन में आपने हर टॉपिक की डेफिनेशन तैयार करनी है। इंट्रोडक्शन आपकी वही रहेगी। डेफिनेशन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमिना ऑफ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस प्राइमरी कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये वर्ड इसमें मेन है। अगर आप ये लिख के आते हैं, टेक्निकल वर्ड आप यूज करते हैं तो आपके फुल मार्क्स है। साइंस में क्या यूज करनी है आपने? टेक्निकल टर्म्स, थोड़ी सी टेक्निकल, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स, तब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हिस्ट्री में आपने लिखनी है डेट्स, आपने लिखनी है, कोशिश करनी है डेट्स आपने लिखनी है, ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। ऐसे इकोनॉमी में आपने डाटा लिखना है, फिगर्स लिखनी है, फैक्ट्स लिखने हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। और ज्योग्राफी में आपने मैप्स बनाने हैं, मैप्स बनाएंगे आपको तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट, पॉलिटी में जजमेंट्स होती हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक मार्क्स गेन करने की तरीका होता है। तो इसमें जो तरीका है साइंस में, वो ये तरीका है कि ग्रीन हाउस, आपने साइंटिफिक टर्म्स थोड़ी थोड़ी मेंशन करते जानी है। तो यही हमने हिंदी में लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई के कारण होता है। मुख्य रूप कार को समझ आ गया कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसके कारण जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ये मेजरेबल फिनोमिना है। कुछ फिनोमिना जो होते हैं मेजरेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये आप मेजर कर सकते हैं कि अर्थ का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है। मेजर कैसे करते हैं? आपने देखा होगा हर रोज आता है कि आज 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, आज 26, तो हम मेजर कर सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए मेजरेबल फिनोमिना है ये भी आप एक पॉइंट की तरह लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बताया कि ब्रॉडर सेट है, बड़ा है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से। इसमें क्या है? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होते हैं बारिश के कारण, वर्षा, मौसम के पैटर्न में परिवर्तन शामिल है। अलग अलग जो परिवर्तन हो रहे हैं मौसम में वो भी इसमें आएगा। और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उससे ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज इसमें काफ़ी कुछ जो है इंकॉर्पोरेट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज सोलर रेडिएशन के कारण भी हो सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी हो सकता है। मैंने बताया आपको ह्यूमन एक्टिविटी से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये सब चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज का एक मेजर फैक्टर। अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है? ब्रॉडर रेंज ऑफ चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट, जैसे कि वॉल्केनोज, मीटरोज स्ट्राइक, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे। और सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिकली डेफिनेशन में हम उसको कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज़ है और क्लाइमेट चेंज अलग चीज़ है। पर ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है, ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ग्रीन हाउस हम बार बार कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में समझते हैं। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव आपने जरूर फील किया होगा जब आप गर्मियों में गाड़ी में बैठे होंगे। गर्मियों में क्या होता है, गाड़ी है
जो गाड़ी आसपास जो गर्म हवा चलती है, बाहर आपको गर्मी लग रही होगी पर गाड़ी में बैठते सार आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी एकदम से। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि शीशे लगे होते हैं, सनलाइट जो है एंटर कर जाती है इसको, पर एग्जिट नहीं कर पाती, गैसेस जो हैं वो एग्जिट नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि लाइट जो एंटर कर जाती है एग्जिट नहीं कर पाती जो गैसेस के कारण, उसके कारण क्योंकि उसको एग्जिट नहीं मिलता तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। जब आप खिड़कियाँ खोलते हैं उसके बाद हवा एक्सचेंज होती है अंदर बाहर, उसके बाद कुछ टाइम बाद नॉर्मल आ जाती है गाड़ी। इस कारण गर्मियाँ जो है, गर्मियों में गाड़ी ज़्यादा गर्म होती है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, ग्रीन हाउस एक शीशे की जो ऐसे करके बनाया जाता है घर, जिसके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है ताकि जो है उसका तापमान जो है मेंटेन किया जा सके प्लांट्स का, ताकि वो ऑप्टिमम ग्रोथ कर सके। हर आपको आपने देखा होगा, आप बहुत लोग खेती परिवार से आते होंगे कि मक्के को एक टेम्परेचर चाहिए, वीट को टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, बारिश होगी तो खराब हो सकता है। तो वही चीज़ें इसमें हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए प्लांट्स को, वो ग्रीन हाउस के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको गाड़ी का भी बता दिया। ऐसा जो ग्रीन हाउस है ये हमारे जो अर्थ में भी हमें देखने को मिलता है। ये कौन करता है? अब अर्थ पे तो शीशा नहीं लगा हुआ, ये करती हैं गैसेस। कौन सी गैसेस करती हैं? CO2, NO2, SO2, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ये एक परत बना के रखती हैं, एक लेयर बना के रखती हैं अर्थ के ऊपर। क्या होता है, गर्मी में सुबह टेम्परेचर बढ़ता है, सनरेज आती हैं, ठीक है, सनरेज आ गई, फिर रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो बाहर निकलने की कोशिश करती है, जो गर्मी आई होती है, जो गैसेस ने रोका होता है। तो अब क्या होता है, ये जो CO2, NO2, SO2 है, ये बाहर निकलने नहीं देती है उसको, ये उसको रोक के रखती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक हीट को ये रोक के रखती हैं गैसेस, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ग्रीन हाउस ने रोक के रखा ना, वैसे ही ये जो गैसेस हैं ये रोक के रखती हैं। पर अगर आप सोचें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर ये गैसेस बढ़ जाए तो क्या होगा? देखो पहले क्या हो रहा था, सोलर रेडिएशन आ रही थी, वापस जा रही थी, कुछ गैसेस थी रोक के रख रही थी, जिससे टेम्परेचर जो है मेंटेन रह रहा था। अब सवाल ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या जरूरी है हमारे लिए? ये बुरा है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं बुरी, नेगेटिव कॉन्नोटेशन है, नेगेटिव चीज है। कि ग्रीन हाउस भी नेगेटिव चीज है? नहीं, ये आपको जानना जरूरी है। हम लगते हैं कि ग्रीन हाउस जो है वो भी नेगेटिव चीज है। ग्रीन हाउस नेगेटिव चीज नहीं है। वो क्या है? इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। आप समझो, इट इज, ये होता ही है, नेचुरल प्रोसेस है। तो ये गलत कैसे हो सकता है? हेल्प टू कीप द प्लैनेट वार्म इनफ। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हम जम जाते, हम सर्वाइव ही ना कर पाते। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, ठीक है, और उसके बाद इससे जो हमारा प्लैनेट वार्म रहता है। गलती कहाँ होती है? एक्सेस में। अगर ह्यूमन इनहांस्ड है, आपने ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन 4 वर्ड में क्या देनी है? ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो रहा है कि अगर हमने गैसेस ज़्यादा कर दी तो जो वो है हीट है वो वापस नहीं जा पाएगी। अगर हीट वापस नहीं जा पाएगी तो उससे क्या होगा? अगर मान लो जैसे हीट वापस नहीं जा पाएगी तो हीट बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जाएगा। अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, आप कुछ सोचें उससे क्या होगा? अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी। अगर पहाड़ों में बर्फ पिघलेगी, अगर हम इसको रब करें और यहाँ पे हम बनाएं, मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बर्फ जमी हुई थी, बर्फ पिघल गई तो ये पानी का लेवल राइज करेगा। अब ये टापू था, टापू पहले इतना सा ही पानी से बाहर था, अब पानी बढ़ गया तो ये टापू जो है वो डूब जाएगा। पूरे टापू जो है वो डूब जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। छोटी सी चीज़ जो है पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, इसी चीज़ को हमने समझना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि सम ऑफ द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको मैंने बता दिया। दीज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज दे ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर सिमिलर टू हाउ ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। आपको मैंने समझा दिया कि प्लांट्स जो हैं उनको ग्रोथ मिलती है इससे। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, आपको मैंने बता दिया। इसके कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, पेड़ कट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड हीट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, उसके कारण जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये इंट्रोडक्शन होगी आपका बेसिक, आपका क्वेश्चन आया ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का या ग्रीन हाउस इफेक्ट का, आपने डेफिनेशन लिख दी।
अब अपनी बॉडी में आना है। बॉडी आपने हमेशा उस हिसाब से बनानी है जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बॉडी उस हिसाब से लिखनी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने बॉडी 200 वर्ड में बड़ी लिखनी है। तो आपको ज़्यादा आना चाहिए, कम आप कर सकते हैं पेपर में, ठीक है, कम भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपने चेंज करना है। तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि आप बॉडी में क्या लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा जो आपको शॉकिंग लगेगी। साइंटिस्ट रिवाइव 48,500 ज़ोंबी वायरस बरीड इन आइस इन रशिया। अब मैंने आपको क्या कहा कि बर्फ़ पिघल रही है, अगर बर्फ़ पिघलेगी तो उससे क्या होगा, अगर बर्फ़ पिघलेगी तो हो सकता है कुछ ऐसे वायरस, जैसे कोविड एक वायरस था, हमें अभी तक नहीं पता कैसे आया, कुछ वायरस जो दबे हुए हैं हज़ारों साल से, 48,000 साल से दबा हुआ वायरस बाहर निकलेगा। कितने सालों से वायरस जो दबे हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि वो बाहर निकले, ठीक है। और क्या पता उससे क्या हो, कोविड से भी भयंकर बीमारी हो, क्या पता। तो ऐसा भी हो रहा है आज के डेट में। तो ये चीज़ का भी एक पॉइंट हो सकता है कि क्या बोलते हैं, वायरस जो है वो निकल सकते हैं। तो वो बताता हूँ लिखना कैसे है। थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या इफेक्ट है, आपको फीलिंग आए कि ग्लोबल वार्मिंग से इतना एक्सट्रीनियस। अब देखो 13 आइलैंड्स दैट विल डिसअपीयर, ये नेक्स्ट न्यूज़ है कि मालदीव्स जो हमारा पड़ोसी देश है, बहुत लोग हनीमून पे जाते हैं जहाँ पे, वो भी जो है अगले 80 साल में डूब सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो। अब सोच रहे हैं तो इस हिसाब से वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनका क्या होगा, सवाल ये भी है। तो इस कारण जो है ये आपने चीज़ें समझनी है। तो अब इसमें आपको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मान लो आपको 2 नंबर में आ गया, आपने अगर टाइम कम है तो आप क्या करोगे, ऐसे बना दोगे। आप लिखोगे सेंटर में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लिखा, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, सुंदर लगेगा दिखने में भी। और ऐसे भी बना सकते हैं इसको, और ऐसे भी बना सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में। यहाँ पे आप लिख दिए मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ठीक है, अलग अलग आपने पॉइंट्स लिख दिए, ये स्टाइल होता है। तो मैंने आपको बता दिया सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, बारिश का पैटर्न बदल सकता है, कहीं पे सूखा हो सकता है, जहाँ पे बारिश पड़ती है वहाँ सूखा हो जाए, और जहाँ सूखा हो वहाँ बारिश पड़ जाए, ठीक है। एक्सट्रीम इवेंट्स आप देख रहे हो आजकल खुद ही फील होने लग गया है, हरिकेन्स, ठीक है, टोर्नेडो। आपको पता है फजील का पंजाब में भी टोर्नेडो आ गया, जिसका सुना भी नहीं था आज तक कि टोर्नेडो पंजाब में भी आ सकता है। टोर्नेडो तो उधर आता है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा की तरफ आता है, और यहाँ भी टोर्नेडो आने लगी है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने लग गए, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स होने लग गया। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स अपने आप में एक टॉपिक है, वो हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि कोरल रीफ्स एक जानवर होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है। अगर उसका टेम्परेचर जो पानी का चेंज होता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो आपने देखा होगा कोरल्स को, अगर आप अंडमान या कहीं गए होंगे लक्षद्वीप, तो वो दिखे होंगे आपको, कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं कोरल रीफ्स। कई स्पीशीज एक्सटेंड कर सकती है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करती उस टेम्परेचर पे। मान लो इंसान है, इंसान 100 डिग्री पे सर्वाइव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, डेथ हो जाएगी। ऐसे ही कुछ स्पीशीज की टेम्परेचर होता है, उससे कम ज़्यादा हुआ और वो एक्सटेंट हो गए। तो ये एक फैक्टर्स हैं, ये बॉडी का पार्ट हो गया कि क्या क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड आइस कैप, द मेल्टिंग ऑफ कैन लीड टू राइजिंग सी लेवल्स विच पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू लो लेवल। मैंने आपको बता दिया माल्टाइव जैसे जो वो हैं कंट्रीज हैं, वो ही डूब जाएंगे पूरे। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा कि प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ प्लांट्स, क्या पता हमारी एग्रीकल्चर ही पूरी चेंज हो जाए। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, गर्मी होगी तो हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी पोल्यूशन बढ़ेगा, तो और वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो मैंने आपको बताया कि ऐसी डिसीजेज जो पहले नहीं थी वो भी हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, हम जैसे एसी का खर्चा बढ़ेगा, गर्मी के कारण क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे आएगा। अब जैसे वीट की फसल पंजाब में खराब हो गई थी, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं पे तूफान आ गया, वो पूरा शहर ही तबाह हो गया। भुज में अर्थक्वेक आया था, पूरा भुज दोबारा बनाना पड़ा था 2001 में। तो ऐसे अर्थक्वेक के कारण 2000, ठीक है, तो ऐसे अर्थक्वेक के कारण कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी जो आपदा है वो आ सकती है। तो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। राइजिंग टेम्परेचर्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, तो ये आप थोड़ा स्टडी कर लेना, सिंपल बातें हैं, ठीक है। मेल्टिंग आइस कैप्स है, हीट वेव्स, हरिकेन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशन एसिडिफिकेशन है। थोड़ा सा ये आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, ओशन एसिडिफिकेशन का क्या क्या कंसेप्ट होता है। ओशन एसिडिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो समुंदर है, समुंदर में मछलियाँ हैं, ये समुंदर है, मान लो यहाँ पे मछलियाँ हैं। अब क्या हुआ कि बाहर ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा H2O पानी होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड जो है वो एसिड होता है, एक माइल्ड एसिड होता है, उससे क्या होगा, मछलियाँ हैं उनकी डेथ हो जाएगी। मछलियों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं,
जो बाहर ऑक्सीजन है वो पानी में एब्जॉर्ब होता है, उससे वो ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो कहीं कहीं मछली की प्रजाति जो है, छोटे छोटे मोलस्क हैं, वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सीवियर रिस्क है उनको ये। आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने ये देना है कि क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। तो एक पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ज्योग्राफी के कितने ही क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। कि पेरिस के लिए थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा, डिटेल में हम फिर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स हैं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का मतलब कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आई थी, उससे पहले जो टेम्परेचर था, ठीक है, मान लो उसके मान लो अगर 100 था उस टाइम टेम्परेचर, 100 तो नहीं होता टेम्परेचर, मान लो 40 था, तो हम जो है 42 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइन बाय ऑलमोस्ट 121 कंट्री से ज़्यादा इसको साइन कर सके हैं, विच एम टू लिमिट राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। कि मान लो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 40 था तो 42 तक ही रोक देंगे इसको हम, उससे ज़्यादा हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। ये है। तो हम पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में क्या था कि 2 डिग्री से कम हम टेम्परेचर रखेंगे, 40 था तो 42 तक ही रखेंगे। तो अब इसमें पॉइंट आता है कि इंडिया कहता है कि भाई इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले आ गई थी, हमारे पास तो बाद में आई थी। आप कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, कैसे रोकने का क्या तरीका है। इंडस्ट्री ना लगाया जाए, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स लिए जाएं, तो उसमें कॉस्ट आती है, ऑब्वियसली बात है। उन्होंने तो कर दिया पोल्यूशन, अब हमारी बारी आई, इंडिया की ग्रोथ की बारी है, तो अब हम रोक रहे हैं। ये पॉइंट उठता है इसमें। ठीक है, तो पर ये पेरिस एग्रीमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशंस का टारगेट सेटअप कर रहे हैं कि हमने ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमें लिमिट करनी है। ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो हुई हैं, 1992 से शुरू हो गई, 1972 से इनफैक्ट शुरू हो गई थी। कुछ स्टेप्स लेते गए और फाइनली पेरिस एग्रीमेंट जो 2014 में हुआ वो फाइनल डिक्लेरेशन। आपको समझ आया कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस से जो ज़्यादा है वो हमने बढ़ने नहीं देना। टारगेट हमारा वैसे 1.5 डिग्री का है, 1.5 डिग्री का है। ठीक है, 2100 तक कि 1.5 डिग्री तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल के लेके जाने, पर 2 डिग्री जो है एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, सोलर पावर। ये इनिशिएटिव जो है विंड पावर, सोलर पावर, ये अलग अलग जो है ईंधन की पर अपनी निर्भरता कम करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का काम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन, सौर और पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो हमने यूज़ करनी है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि उसमें से एमिशंस जो हैं वो कम निकलती हैं। बट एमिशंस कम निकलती हैं, बट जो कोयला उसमें, अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें बैटरी डलती है निकल की, ठीक है, उसमें बैटरी डलती है जो लिथियम की, उसमें बैटरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी जो है गैसेस का हमें यूज़ करना, कोयला हमें बर्न करना पड़ता है, बहुत डेप्थ में जाके निकलती है अर्थ में से वो। तो इस कारण ऐसा नहीं है कि वो फ्री हो गया आपने कि वो दिखता नहीं है हमें, पर वो पहले हो चुका है। लिथियम बैटरी लगने के लिए ही इतना हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस लिमिट हो चुका है। जब हम गाड़ी ले ली तो उसका कोई पॉइंट नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि आप ये लिख सकते हैं। और फॉरेस्टेशन जो है अब क्या बन गए हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स। आप जाओगे शहरों में, जंगल ही जंगल आपको दिखेगा, किसका, बिल्डिंग्स का, कंक्रीट का, सड़कें कंक्रीट की। ठीक है, आपको पेड़ दिखने खत्म हो जाएंगे दिल्ली में। क्यों, उससे क्या होगा, आपको थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगेगी। दिल्ली साइड में आप जाओगे तो आपको थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगेगी सेम दिन में। और अगर आप थोड़ा सा जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ जाओगे तो ठंडक लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि जो ग्रीन एरिया है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो गर्म एरिया है वहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एफॉरेस्टेशन, कार्बन प्राइसिंग। सम कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड अ कार्बन टैक्स और कैप एंड ट्रेड सिस्टम। तो क्या होता है कि कुछ कंट्रीज में है वहाँ पे उन्होंने कार्बन टैक्स भी लगाया है और कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी लगाया है। कार्बन टैक्स क्या है और कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या है, इसको हम समझते हैं। कार्बन टैक्स को हम समझते हैं, तो अब आप समझें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कार्बन प्राइसिंग में क्या है कि कार्बन टैक्स है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम है कि जो कार्बन इमिट करेगी इंडस्ट्री उनसे हम टैक्स लेंगे। ऐसी एक इंडस्ट्री ने मान लो 100 यूनिट करना था, 110 कर दिया, तो वो क्या करेगी, 10 यूनिट की कहीं से खरीदेगी, किसी और इंडस्ट्री के कम करवाएगी 10 यूनिट। ठीक है, वो कैप और ट्रेड सिस्टम है, वो भी हम डिटेल में आपको बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तो इससे क्या है, विच पुट्स अ प्राइस ऑन ग्रीन हाउस एमिशंस एंड क्रिएट्स, उससे इंसेंटिव मिलता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, मान लो आपने 100 यूनिट आपको अलाउड था बर्न करना, आपने सिर्फ 90 यूनिट ही बर्न किया, तो 10 यूनिट जो है आप सेल कर सकते हैं मार्केट में अपने कार्बन क्रेडिट्स।
तो ये क्या होता है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। पहले तो आप पे कैप लग गया कि आपने 100 ही करना है, उसके बाद आपने कम किया तो आपको इंसेंटिव है कि आप वो सेल कर सकते हैं अपने यूनिट्स। किसी ने ज्यादा कर दिया, उसको 100 ही लाउड था, उसने 120 कर दिया तो उसको 20 आपसे खरीद लेंगे। तो उनको भी हो गया, उनके ऊपर डिसइंसेंटिव हो गया कि उनको खरीदना पड़ रहा है, आपके पास इंसेंटिव हो गया कि आप बेच सकते हैं अपने कार्बन क्रेडिट्स को। एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स, ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि हम जो है काफी सारे एजुकेशन एंड अवेयरनेस गवर्नमेंट चूज कर रही है, अब हम चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है। इंडियन गवर्नमेंट जो है लेके आई थी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडियन, ये था इंटरनेशनल एफर्ट्स। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट जो है नेशनल एक्शन, इसमें 8 प्लान थे, बेसिकली 8 नेशनल मिशन थे जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, देखो क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी पे भी आ सकता है, तब भी आपका जो है सिमिलर आंसर रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन आ गया एनर्जी एफिशिएंसी पे, आपका क्वेश्चन आ गया किसी ऐसी चीज के ऊपर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ऐसे आ गया, तब भी आपका क्वेश्चन सेम रहेगा कि इंडिया कैसे जो है बढ़ रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ की, सस्टेनेबल एनर्जी में। तो काफी सारे डायमेंशन जो है इस एक पॉइंट से आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल हैबिटेट्स प्रमोट करना। अगला हम देखते हैं, अगला है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में इंडिया और फ्रांस में जो है ISA लॉन्च किया गया। तो ISA के बारे में अगर हम स्टडी करें तो ISA है क्या। ISA बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जानकर खुशी होगी कि ISA इकलौता ऐसा है ISA। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2015 में इंडिया और फ्रांस के अंदर हुआ था। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये ऐसा इकलौता है जो इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया की अलायंस जो है पहला अलायंस है जो इंडिया जिसके फोर फ्रंट में है। बाकियों में क्या होता है, इंडिया पार्टिसिपेंट होता है, ये इंडिया का इनिशिएटिव नहीं होता, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। और इसमें आपको जान के मोर देन 120 कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो कुछ कंट्रीज इंडिया को टच करती, जो कुछ भी कंट्रीज जो रहती हैं इसमें, उनको हमने पार्ट बनाना है, चाहे उसको पार्टली टच करती हो या पूरी कंट्री ही इसके अंदर हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सन है वो डायरेक्टली जो ओवरहेड होता है वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। जो सन है वो ऐसे ऐसे, जो अब आपको दिखाएंगे, हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे कि जो सन है वो इस एरिया में ही जो रहता है 21 जून से लेकर डाउन तक वो मूव करता रहता है 22 दिसंबर तक, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है सन। बट कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे कभी भी जो है सन की रेज है डायरेक्टली फॉल ओवरहेड नहीं करती। ये लॉजिक दिया इन्होंने इसका कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसलिए हमने रखा। ठीक है, तो ये क्या है, जॉइंट एफर्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। 21st कॉन्फ्रेंस हुई थी जो UNFCCC की पेरिस में। ठीक है, उसके अंदर जो है ये दो कंट्रीज इंडिया और फ्रांस से जॉइंटली जो है इसको लॉन्च किया गया। इसके हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या सोलर रिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात होगी। और ये पेरिस डिक्लेरेशन जो है एक एग्रीमेंट पेरिस डिक्लेरेशन के नाम से है, वो इसको इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये आपको समझ गया कि R&D इन्होंने करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है इन्होंने, ये जनरल पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ISA समझ आ गया, ऐसे ही ISA है। और नेक्स्ट हम चीज़ समझते हैं और क्या चल रहा है। और क्लीन एनर्जी सेस लगाया इंडिया ने ताकि हम जो है कोल की, लिग्नाइट की, पीट की प्रोडक्शन कम करें। नेक्स्ट है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन के कुछ टारगेट से ये टारगेट था कि 20 गीगावाट हमने करना 2022 तक, फिर हमने रिवाइज किया 100 गीगावाट किया 2022 तक, उसको टारगेट किया 2015 में उसको रिवाइज किया, और अब हमारा टारगेट है 300 गीगावाट 2030 तक। तो आपने याद रखना है नेशनल सोलर मिशन 300 गीगावाट 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम सोलर एनर्जी में लेके जाएंगे। तो सोलर एनर्जी क्वेश्चन आ गया तब भी आप ये लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस कितनी है। मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन जो है आप इससे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स जैसे कि उजाला स्कीम, आपको डायरेक्टली डेफिनेशन लिखने को आ सकती है। तो उसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, कि हम इसमें LEDs प्रोवाइड करें, गांव-गांव जाके हम LEDs प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजली का बिल कम आएगा। ठीक है, कोयला कम बर्न होएगा, बिजली कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे ग्रीनरी बढ़ेगी तो वही है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कंक्लूजन पे। तो ग्लोबल वार्मिंग का हमने पूरा समझ लिया, इंडिया के इनिशिएटिव्स, वर्ल्ड के इनिशिएटिव्स क्या कर रहे हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या डेफिनेशन है, और फाइनली हम एक आपने कंक्लूजन हमेशा कोशिश करना है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को, जनरल बात कि अब सारे स्टेक होल्डर्स को साथ आना पड़ा है। इट इज़ हाई टाइम दैट ऑल स्टेक होल्डर्स शुड कम टुगेदर एंड फाइट फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में आप लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या लेना है,
हम क्या लेंगे, कॉमा डाल के एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर काम करेंगे, लो कार्बन प्रैक्टिसेस के अंदर हम जनरल पब्लिक इनिशिएटिव्स लेंगे, और इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, कंपलसरी बनाने की जरूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट्स को स्टेप अप करने का टाइम आ गया है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को करें, सॉल्व करें, ये अभी आ गया है। और एंड में आप क्या लिखोगे, 2 लाइनें आप लिखो, क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर सम फार ऑफ प्रॉब्लम, इट इज हैपनिंग हियर, इट इज हैपनिंग नाउ। ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज बहुत दूर की बात रह गई है, ये अभी हो रही है, यही हो रही है। किसने कहा, ये बैरक ओबामा ने। ये आप ऐसे में यूज करेंगे तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा एग्जाम में, बाकी ने नहीं यूज किया होगा। ये आपके लिए अलग से है, स्पेशल है ये, कि आपने ये लाइन याद करी, सिंपल लाइन, जितनी सिंपल चीजें आप याद रख सकते हो आप याद रखो। क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर सम फार ऑफ प्रॉब्लम, बहुत दूर की बात नहीं है, इट इज हैपनिंग हियर, इट इज हैपनिंग नाउ। और साथ में आपने ये जरूर बताना है ये लाइन किसने दी है। तो इससे आपका जो लेक्चर का जो उसका रहेगा, क्वेश्चन का आंसर का रहेगा, उसकी वैल्यू ही बदल जाएगी। तो होप आपको मजा आया होगा इसमें। अब आज हमने यही डिस्कस किया, नेक्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाकी क्वेश्चन जनरल साइंस के वो हमारे अलग से चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको हम अपडेट करते जा रहे हैं चीज़ों के बारे में। ओके जी, थैंक यू।